स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन के ऊपर के जो क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे कर लिए थे। काफ़ी डिटेल में उन्हें हमने डिस्कस भी किया था। इसके अलावा क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। वेबसाइट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो के में, वहाँ से आप उसे विजिट करें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। आज की इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक होगा पूना पैक्ट। हमारा टॉपिक है पूना पैक्ट और इसी के साथ साथ में पूना पैक्ट के साथ में ही हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी थी उसके क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, यानी कि कम्युनल अवार्ड जो था वो किसने घोषित किया था? ऑप्शन है ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी है स्टेनले बोल्डविन, ऑप्शन सी है नेविल चैम्बरलेन या ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। ये सभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वह उस समय ब्रिटिश पीएम था और उसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर कम्युनल अवार्ड जो था वो घोषित किया था। कब घोषित किया था? तो 16 अगस्त 1932 को। तो देखिए आपको तारीख याद रखनी है इसकी, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अब देखिए यदि हम बात करें कि इसके पीछे की कहानी क्या थी, तो हमने आपको कल बताया था कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि जैसे मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं, ऐसे दलितों को भी एक माइनॉरिटी मान के क्या दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट वहाँ पर दिया जाए अल्पसंख्यक मानकर, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। तो यहाँ पर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। लेकिन अंग्रेज़ों को एक चीज़ समझ में आती है कि जो भारतीय सोसाइटी है उसमें, भारतीय समाज में हिंदुओं में भी कई धड़े हैं और हिंदुओं में भी फूट डाली जा सकती है। दलित में, अगड़े में, इस प्रकार से फूट डाली जा सकती है। और हम जानते हैं कि अंग्रेज शुरुआत से ही फूट डालो और राज करो की नीति से यहाँ पर बने हुए थे और इसी चीज़ पर उन्होंने जब मंथन किया, उसके बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट भी इसे कहा जाता है, उसकी घोषणा कर दी थी। इसके अंतर्गत क्या था यदि हम बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत क्या था कि जो प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय था उसके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी और पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा उनका चुनाव होना था, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा उनका चुनाव होना था। पहले से ही मुसलमान और सिख पहले से ही माइनॉरिटी में आते थे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था ही। अब उसने दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग करने के लिए ये किया था और इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन करते हैं। यरबदा जेल में थे वो पुणे में और फिर फाइनली जो है वो 20 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन चालू करते हैं। उसके बाद में 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर गांधी जी से मिलते हैं और दोनों के मध्य में पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता होता है। उस पर हम अब डिटेल में आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या फिर आप कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने आपको बताया और इसकी पूरी कहानी भी बताई। मेन आपको याद रखना है कि किस डेट को ये लाया गया था, तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ऑप्शन है ए मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी भारतीय ईसाइयों के लिए, ऑप्शन सी एंग्लो इंडियंस के लिए, या फिर ऑप्शन डी अछूतों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अछूतों या दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया गया था। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसकी घोषणा की थी। मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, इन सभी के लिए पहले से ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम चल रहा था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए क्या कहा गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई यानी कि रिजर्व कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिजर्व करने से महात्मा गांधी को भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल जो किया उससे उनको सभी को ऐतराज़ था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था, जो कि हमने आपको बताया था कि ये एक फूट डालकर राज करने की वहाँ पर जो पॉलिसी थी उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण आर है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट दिए गए हैं, ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए कथन ए क्या है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, यह आपका बिल्कुल सही है। कथन आर क्या है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो यह भी कथन आपका सही है और ये इसका सही कारण भी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आपको देता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। यहाँ पर पूछा है किसे नहीं की थी, और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपकी पूरी नॉलेज चेक हो जाएगी कि किसके लिए पहले से था और किसके लिए इसमें नहीं दिया गया था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है मुसलमानों को, ऑप्शन बी है सिखों को, ऑप्शन सी है अनुसूचित जातियों को, या ऑप्शन डी है बौद्धों को। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों को। जो बुद्धिस्ट लोग थे उनको मैकडॉनल्ड अवार्ड जो था यानी कि कम्युनल अवार्ड जो था उसमें सीटें आरक्षित नहीं की गई थी, उन्हें माइनॉरिटी नहीं माना गया था, जबकि मुसलमान, सिख, ईसाई इन सभी के लिए पहले से थी। और जो कम्युनल अवार्ड आया उसमें अनुसूचित जो जाति थी उन्हें भी किस में शामिल कर दिया गया, माइनॉरिटीज़ में शामिल कर दिया गया था और उनके लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया था। इसके तहत देखिए मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों यानी एंग्लो इंडियंस तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति की सुविधा प्रदान
की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, कहाँ लागू थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रांतीय विधानमंडलों में। तो ये आपको याद रखना है। और बौद्धों के लिए इसमें कोई भी पृथक निर्वाचक मंडल की बात नहीं की गई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए कम्युनल अवार्ड के समय, बी कलकत्ता के दंगों के समय, सी जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली के दंगों के समय। और देखिए यहाँ पर आपको इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, भूख हड़ताल से और आमरण अनशन से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप याद रखें, पहली बार भूख हड़ताल कब की थी हमने आपको बताया था गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में, तो वो आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। इसकी देखिए हम यदि आपको कहानी बताएं तो होता क्या है यहाँ पर कि जब 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड की घोषणा करता है, उसके बाद में गांधी जी जो कि यरवदा जेल में बंद थे, वे क्या करते हैं, वे अपना आमरण अनशन यानी कि फास्ट अनटू डेथ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं यरवदा जेल में ही। 20 सितंबर 1932 को वो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए डेट आप याद रखें कब, तो ये स्टार्ट हुआ 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी से प्रारंभ करते हैं। अंत में जब कई लोग वहाँ पर अंबेडकर जी से मिलकर उन्हें मनाते हैं कि आप जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे डॉक्टर अंबेडकर को समझाते हैं कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, गांधी जी इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, आप इस जो कम्युनल अवार्ड आपको दिया गया है उसे ठुकरा दीजिए और गांधी जी की जो आमरण अनशन है उसे ख़त्म करवाइए। फिर आखिरकार क्या होता है, तो देखिए 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन चालू होता है गांधी जी का, और फिर अंत में क्या होता है, तो अंत में 25 सितंबर 1932 को दोनों के बीच में पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। इस पर हस्ताक्षर करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, और दूसरे व्यक्ति जो इस पर हस्ताक्षर करते हैं वो गांधी जी नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय इस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि किस किसने हस्ताक्षर किए, और वहाँ पर गांधी जी का नाम देखकर लोग उन्हें टिक कर देते हैं, लेकिन वो आपका गलत उत्तर होता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका क्या होता है, सही उत्तर होता है मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में, जो कि हमने आपको बताया, रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन आखिर में तोड़ दिया था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए पूरी कहानी आपको याद रखनी है। जैसे कौन कौन थे इसमें मुख्य लोग, हिंदू महासभा के लीडर कौन थे, मदन मोहन मालवीय, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे MC रजा, और BR अम्बेडकर को उन दोनों ने मनाया, और फिर इन दोनों में गांधी अम्बेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट करवाया गया। इसमें क्या हुआ, पैक्ट के अंदर 3 चीज़ें हुई कि BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी अपनी वो छोड़ दी, और रिजर्व दोनों जो हैं रिजर्वेशन पर एग्री हो गए कि वहाँ से आपके लिए सीटें रिजर्व होंगी लेकिन उन पर वोट सभी करेंगे। तो रिजर्वेशन सिस्टम तभी से हमारे यहाँ चलता आ रहा है। दूसरा, उन्होंने जो प्रांतीय विधानसभा थी या विधानमंडल थे उनमें रिजर्व सीट जो थी उनमें डिमांड करी BR अम्बेडकर ने कि 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाएँ, और जो केंद्रीय विधानमंडल था वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर 18% सीट जो है वो रिजर्व कर दी जाएं, और सिविल जो सर्विसेज हैं उनमें भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। डिटेल में जब हम सब्जेक्टिव क्लास करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे भी, इन चीज़ों को लिखाएंगे भी, जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आए और
याद रहें। अगला प्रश्न है 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि, यानी कि आमरण अनशन किस लिए किया। ऑप्शन है ए, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। ऑप्शन बी है यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। या फिर ऑप्शन डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932, डेट आप जरूर याद रखें, देखिए इसीलिए आपको बार बार बताई भी जा रही है, कब 20 सितंबर 1932 से अपना आमरण अनशन चालू किया और 25 सितंबर 1932 को दोनों के बीच में गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। उसके बाद में गांधी जी अगले दिन 26 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन तोड़ देते हैं, जब ब्रिटिश सरकार अपने इस कम्युनल अवार्ड को वापस ले लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थीं। अब देखिए ये हमने अभी आपको, जब आपको थोड़ी इसकी स्टोरी बता रहे थे क्या डिमांड थी, वो आपको बताया था, वहाँ पर ये चीज़ बताई थी। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए क्रमशः 74 व 79, ऑप्शन बी क्रमशः 71 व 147, ऑप्शन सी क्रमशः 78 व 80 या फिर ऑप्शन डी क्रमशः 78 व 69। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः 71 व 147। जो कम्युनल अवार्ड था उसमें 71 सीटें जो हैं केंद्रीय, जो आपकी प्रांतीय विधानसभाएं थी उनमें रिजर्व की गई थी, और जब पूना पैक्ट हुआ तो बी.आर. अम्बेडकर की डिमांड थी कि आप इन्हें बढ़ाकर 147 कर दीजिए गांधी जी से, और वो 147 कर दी गई थी। तो 71 और 147 आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूना पैक्ट संबंधित था, ऑप्शन है आपके पास ए दलित वर्ग से, ऑप्शन बी है हिंदू मुस्लिम एकता से, ऑप्शन सी दिया गया है संवैधानिक प्रगति से, या फिर ऑप्शन डी शैक्षणिक सुधार से। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था, ऑप्शन है ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, या फिर ऑप्शन डी द्वैत शासन या डायरकी पर पुनर्विचार करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो दलित वर्ग है वो हिंदुओं से अलग ना हो, उनके साथ ही रहे और दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे वे साथ में जुटे रहें और साथ साथ उनका भी उत्थान वहाँ पर होता रहे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए दे रखा है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। इसका कारण है आर, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, और कूट दिया गया है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए कथन देखते हैं ए। कथन ए क्या है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कम्युनल अवार्ड का, कि किस प्रकार से जो आपके दलित लोग हैं भारत में उनको हिंदुओं से अलग किया जाए, एक और फूट डाली जाए। लेकिन जब पूना पैक्ट होता है तो गांधी जी इस मतभेद जो बढ़ने जा रहे थे या फिर जो फूट डलने जा रही थी उसको रोकने में कामयाब होते हैं, और रैमजे मैकडॉनल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था वो धराशायी हो जाता है। कारण इसका दिया गया है, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों
एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। यानी कि जो हमारी संसद है, हमारी विधानसभाएं हैं, उनमें एससी और एसटी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उनका रास्ता वहीं से निकला था। तो ये कारण इसका एकदम सही है। जब ये पूना पैक्ट हुआ वहीं से ये रास्ता आया था, क्योंकि रिजर्व सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है कारण है वो कथन की एकदम सही व्याख्या यहाँ पर करता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को, अब आपको डेट याद हो गई होगी एकदम, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर को आमरण अनशन पर वो बैठ गए और अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचक मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। 2 शर्तें क्या क्या थी, इंपॉर्टेंट है। पहली है, विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148, यहाँ पर दिया गया है, आप याद रखें 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत केवल कितनी थी, 71 की व्यवस्था की गई। दूसरे, केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। किसके आधार पर, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर। तो ये 2 शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये भी था कि सिविल सर्विसेज में जो है दलितों को वहाँ भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री बी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है, ऑप्शन है आपके पास, ए कलकत्ता समझौता, ऑप्शन बी लंदन समझौता, ऑप्शन सी पूना समझौता, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूना समझौता या पूना पैक्ट। किस किस के बीच, बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। अब आप कमेंट में बताइएगा, कल की क्लास में ही हमने आपको बताया था दिल्ली समझौता किन 2 व्यक्तियों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में ही इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई थी, यदि आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन है ए गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी गांधी जी एवं जिन्ना, ऑप्शन सी गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन डी गांधी जी एवं अंबेडकर ने। अब देखिए यहाँ पर कई लोग सीधे गांधी जी और अंबेडकर आंसर करेंगे, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ये प्रश्न आपका डिलीटेड है, क्योंकि जो पूना पैक्ट है उस पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे यदि हम बात करें तो देखिए उस पर हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने और मदन मोहन मालवीय जी ने। इन दोनों व्यक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि हमने आपको प्रारंभ में भी बताया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। समर्थक कौन थे, मदन मोहन मालवीय, उन्होंने गांधी जी की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? ऑप्शन है ए लखनऊ समझौता, ऑप्शन बी कराची समझौता, ऑप्शन सी लाहौर समझौता, या फिर ऑप्शन डी पूना समझौता। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पूना समझौता। लखनऊ समझौता किस किस के बीच में हुआ था ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं, तो ये भी आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? अब देखिए ऑप्शन है यहाँ पर ए बी.आर. अंबेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी
सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए पूछा गया है किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम जानते हैं इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। गांधी जी की तरफ से उनके समर्थक थे राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय और अन्य लोग भी थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू थे, घनश्याम दास बिरला थे, उन लोगों ने इस पर साइन किए थे और B.R. अम्बेडकर ने साइन किए थे। अब यहाँ पर हम इसकी विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 24 सितंबर 1932 को शनिवार के दिन पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से किसने साइन किए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तथा हिंदू जाति की ओर से कौन कौन? हिंदू महासभा के लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। इनके अलावा M.A. जयकर थे जिन्होंने गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, M.A. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। फिर देखिए देवदास गांधी भी थे, इसके अलावा विश्वास थे, राजभोज थे, P. बालू थे, गवई थे, ठक्कर थे, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू थे, G.D. बिड़ला थे, C. राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर थे, राव बहादुर श्रीनिवास, M.C. राजा, C.V. मेहता, बाखले, अन्य कई लोग इसमें शामिल थे। तो ये आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप इनमें से याद रखें, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, M.A. जयकर और किसका? C. राजगोपालाचारी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप यहाँ पर जरूर याद रखें। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है A. जगजीवन राम, ऑप्शन B. घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन C. B.R. अम्बेडकर या फिर ऑप्शन D. अमृतलाल ठक्कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B. G.D. बिड़ला यानी कि सेठ घनश्याम दास बिड़ला जो थे, उनको महात्मा गांधी के द्वारा, जब महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तो उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था, G.D. बिड़ला को। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वे पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे, यानी कि अनटचेबिलिटी मूवमेंट एक प्रकार से महात्मा गांधी चलाने लगे। इस प्रकार उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर बाद में क्या रखा गया? हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। महात्मा गांधी हरिजन अखबार निकालने लगे, जगह जगह शौचालयों की सफाई, सड़कों की सफाई आदि कार्य महात्मा गांधी करने लगे। घनश्याम दास बिड़ला, G.D. बिड़ला इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे। ऑप्शन है A. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन B. घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन C. ज्योतिबा फुले या फिर ऑप्शन D. महात्मा गांधी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर B. घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो देखिए वही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रिपीटेड है और सही उत्तर देखते हैं सीधे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C. G.D. बिड़ला यानी कि घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है A. महात्मा गांधी ने, ऑप्शन B. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन C. नारायण गुरु या फिर ऑप्शन D. विवेकानंद ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A. महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ यानी कि ऑल इंडिया हरिजन यूनियन की स्थापना की गई थी और ये 1932 में की गई। फिर उन्होंने इसके बाद में हरिजन नामक एक अपना साप्ताहिक पत्रिका निकालना भी प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ पर हम देखिए, यदि हम बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने G.D. बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। ऑप्शन है A. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग,
ऑप्शन बी है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑप्शन सी डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, या फिर ऑप्शन डी एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है किसका नाम था? हरिजन सेवक संघ का पहले यही नाम था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ये BR अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम द्वारा, ऑप्शन सी NS काजरोलकर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू जगजीवन राम द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। और यही बाबू जगजीवन राम आगे जाकर जब भारत देश आज़ाद होता है तो हमारे श्रम मंत्री भी बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, यदि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की 1942 में, तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या क्या? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर 1942 में, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? ऑप्शन है ए BG गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। पहले भी हम यह प्रश्न कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ऑप्शन है ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी VD सावरकर, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। किसने कहा था? ये कहा था BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। जब दलितों की स्थिति के बारे में बात हो रही थी तब महात्मा गांधी के बारे में यह कथन BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। तो देखिए 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं जो कि आपको याद रखनी है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, वो याद रखना है। अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आगे के जो प्रश्न हैं वो किस टॉपिक के हैं, तो वो है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में ये बनी थी। इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और चूंकि हम लोग इसे इतना पढ़ते नहीं हैं तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन होता है और लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम इसी में पूरा कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ऑप्शन है ए दिल्ली में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी लाहौर में।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अब देखिए हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाती है। और कहाँ बनती है? तो ये पटना में ही बनाई जाती है। सबसे पहले कांग्रेस की एक बैठक चल रही थी, उस दौरान कुछ लोगों ने एक अलग से बैठक करी और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उनके द्वारा कर दी गई थी। और यदि हम बात करें इसके संयोजक कौन थे, तो इसके संयोजक बने जयप्रकाश नारायण जेपी, जिन्होंने बाद में भी आंदोलन चलाया। और अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें गलती कर देते हैं, वो जयप्रकाश नारायण को ही इसका अध्यक्ष बता देते हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, मई 1934 पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक होती है, जो हमने आपको बताया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दे दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणाली तय की गई। और इसकी पहली मीटिंग जो है वो कहाँ होती है? तो वो होती है पटना में। ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष आपको बताना है। ऑप्शन है ए 1921 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1937 में या फिर ऑप्शन डी 1939 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1934 में। पटना में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। वहाँ पर हमने आपको बताया था इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो देखिए आप याद रखें अध्यक्ष का नाम, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। और यहाँ से इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अध्यक्ष कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप जयप्रकाश नारायण नहीं करेंगे, वरना आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन या इवेजन की वकालत की। दूसरा कथन है यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा कथन है इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी केवल तीसरा सही है, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए हम यहाँ पर अब कथनों को पुनः देख लेते हैं एक बार। पहला कथन क्या था? इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन इवेजन की वकालत की थी। तो यह एकदम गलत है। इसने बहिष्कार का समर्थन किया था, ना कि उसका अपवंचन किया था। तो ये आपको याद रखना है, इसने क्या किया था? बहिष्कार का समर्थन किया था। पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, ये कथन भी गलत है। ये जो पार्टी थी ये सभी के साथ समानता की बात किया करती थी कि सब लोगों में समाजवाद हो, और समाजवाद ये स्थापित करना चाहते थे। और इनका मार्क्सवाद की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था, जिसे आप कम्युनिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मार्क्सवाद की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव रहा। तीसरा कथन है इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो यह आपका गलत है, इसने ऐसा भी कुछ नहीं किया था। यानी कि यहाँ पर तीनों ही कथन आपके गलत दिए गए हैं। तो उत्तर क्या होगा इन ऑप्शंस में? तो देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विस्तार में। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का
समर्थन किया, ना कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे, जो कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, नीतीश कुमार थे, ये सभी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही बाद में निकले और इन्होंने अपनी पार्टियां भी समाजवाद के ही इर्द गिर्द इनकी विचारधारा आपको देखने को मिलती है। प्रैक्टिकल रूप से कितनी है कितनी नहीं वो बात अलग है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। देखिए जो हमने आपको बताया कम्युनिस्ट थिंक आइडियोलॉजी थी, और आप इसको पॉलिटिकल उससे ना देखें कि कम्युनिस्ट बुरे हैं या उनमें ऐसी चीज़ें हैं। ये कांग्रेस के ही अंदर एक धड़ा था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो दोनों भी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे। भगत सिंह भी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे। तो यदि आप जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं या जो आपने सुना है उसे देखकर चीज़ें डिसाइड करेंगे हिस्ट्री में, तो जो लोग आपके हीरो हैं उन्हीं को फिर आप कहीं ना कहीं गद्दार कहेंगे। और आगे देखिए, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक क्षेत्र की भी वकालत नहीं की थी, जो कि हमने आपको पूरा बताया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन है आपके पास ए एम.एन. रॉय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी पट्टाणु पिल्ले, या फिर ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव। ये इसके क्या बनाए गए थे? तो ये इसके अध्यक्ष थे और संस्थापक सदस्य भी थे। इसके अलावा इनके साथ में कौन थे? तो आपको नाम याद रखना है। इंडियन पॉलिटिक्स में और हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है जेपी का, यानी जयप्रकाश नारायण का। आपको नाम याद रखना है। जेपी ने बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी आंदोलन चलाया, बहुत ही प्रखर नेता रहे हैं जेपी। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1934 कहाँ होती है? पटना। हमने आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही ये चीज़ बताई। फिर देखिए आगे, संस्थापक कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जो इसके अध्यक्ष बनते हैं, जयप्रकाश नारायण वे इसके सचिव बनते हैं। अन्य सदस्य कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम अशोक मेहता का याद रखें, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली और गंगा शरण तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका नाम भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये यहाँ इन लोगों, इस पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट सदस्यों के नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उन्नीस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, ऑप्शन डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा कौन कौन मुख्य सदस्य थे? अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी लोग इसके प्रमुख सदस्य थे। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1934 में कहाँ? पटना में, जो कि हमने पहला ही प्रश्न इसमें किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। संस्थापक कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया, जयप्रकाश नारायण इसके क्या बने? सचिव बने थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए आचार्य नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके महासचिव भी चुने गए और इसके संयोजक भी थे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। तो
वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव चुना गया तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया, जो कि हमने आपको बताया भी। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए उस समय क्या था, थोड़ी सी एक आपको यहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो किस हिसाब से अपनी नीतियाँ डिसाइड करती थी, जिस हिसाब से रूस में नीतियाँ चल रही थी। यदि रूस अंग्रेज़ों के खिलाफ है तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाती थी। यदि रूस अंग्रेज़ों के साथ आ गया तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेज़ों के साथ आ जाती थी, और कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों की, या जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ हो जाती थी। तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं, जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है, बेस्ट आइडियोलॉजी है, लेकिन वो आइडियोलॉजी देश हित के साथ होनी चाहिए, ना कि आप विदेश से उसे डिसाइड करें। तो इसलिए जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, कांग्रेस में भी काफ़ी समाजवादी लोग थे, हमने आपको बताया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों में भगत सिंह, ये सभी भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ लोगों ने एक कांग्रेस में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिससे जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी में ना जाकर कांग्रेस की जो कम्युनिस्ट विंग थी, यानी कि जो कांग्रेस की समाजवादी पार्टी थी, उसके साथ में जुड़ें और जो देश का आंदोलन है उसके साथ जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ऑप्शन सी है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, ऑप्शन है ए कांग्रेस पार्टी से, बी कम्युनिस्ट पार्टी से, सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, या ऑप्शन डी किसान सभा से। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। और भारत में तो जब समाजवाद की बात आती है तो उसमें दो लोगों के नाम सबसे आगे आते हैं, और वो हैं जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और वास्तविकता में समाजवादी जो व्यक्ति थे वो यही थे। उसके बाद में भी कई लीडर आए जिन्होंने इनको फॉलो किया, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए, मुलायम सिंह हो गए। वक्त के साथ में कितना बदले वो अलग बात है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो थे वो भी समाजवादी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी सत्यभक्त, सी एम.एन. रॉय, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो हैं वे बिहार के ही रहने वाले थे और उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने किया था, ऑप्शन है ए फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलचंद प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। जयप्रकाश नारायण का नाम हमने पढ़ा ही अभी पिछले ही प्रश्न में, और उनके साथ आपको याद रखना है फूलन प्रसाद वर्मा थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए फूलन प्रसाद वर्मा, बी स्वामी योगानंद, सी नरेहर पारीख, या ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फूलन प्रसाद वर्मा। किसके साथ में? तो जेपी के साथ, यानी जयप्रकाश नारायण के साथ में। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जब भी आप सुनेंगे यदि भाषणों को, खासकर जो समाजवादी पार्टी हो गई या आपके
लालू प्रसाद यादव हो गए, उनके भाषणों को यदि आप सुनेंगे तो वे आपको बोलते हुए नजर आएंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। भारत रत्न भी इन्हें दिया गया मृत्यु पर्यंत। अब यहाँ पर हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर एक गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया और अंडरग्राउंड रेडियो भी चलाया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसके बाद में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी और उसे जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। और देखिए, ये जो रैली का यहाँ पर जिक्र हुआ है, छोटी सी आपको कहानी बताते हैं। 5 जून 1974 को जब पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का ये आह्वान करते हैं, तो उसमें इनकी एक लाइन थी और उसी लाइन ने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी थी। वो लाइन ये थी कि जेपी अपने भाषण में कहते हैं कि जो पुलिस और फौज के लोग हैं उन्हें सरकार को छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ आना चाहिए। और ये भाषण जो है कहीं ना कहीं क्या कह रहा था कि देश में जो है एक तख्ता पलट की सिचुएशन आ जाती यदि पुलिस और फौज ही सरकार के विरोध में आ जाएं, और इसी बात पर फिर इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इनकी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन है ए लोकमान्य, बी लोकनायक, सी लोकहितवादी या ऑप्शन डी लोकनेता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लोकनायक के नाम से। लोकमान्य और लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो ये आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देखिए, ये आपका वही प्रश्न अब रिपीट हुआ है। सीधे इसका उत्तर देख लेते हैं और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य जय। यहाँ पर लोकनायक ना कि लोकमान्य, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। ऑप्शन है ए जनवरी 1946 में, बी फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी मार्च 1946 में या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 1946 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था, जब वे जेल से रिहा हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा कथन है इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों ही सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 सही है और ना ही 2। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहला कथन क्या है, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो ये एकदम सही है। जो व्यापारी लोग थे उन्होंने, उनका समूह था 21 व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, उन्होंने बम्बई मैनिफेस्टो जो है वो साइन किया था और ये जो समाजवादी आदर्श थे इनका विरोध करता था। और दूसरा है इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो यह भी कथन सही है। सभी व्यापारी समाजवादी उसके खिलाफ थे, आज भी रहते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अब देखिए, यहाँ पर चर्चा करते हैं। मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। कितने उद्योगपतियों ने? याद रखना है 21 उद्योगपतियों ने, जो हमने आपको अभी बताया भी। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का क्या था? विरोधी था। आप ऐसे भी याद रखें कि व्यापारी जो हैं समाजवादी चीज़ों का अक्सर विरोध
कर देते हैं। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, और ये दोनों ही कथन यहाँ पर आपके इसलिए सही हो जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमने इस पूरी क्लास में 2 टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं। कौन कौन से 2 टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए, तो देखिए, एक तो हमने आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और दूसरा पूना पैक्ट वाला टॉपिक यहाँ पर कवर किया है। आप इनको रिवाइज कीजिए। वेबसाइट पर भी काफ़ी क्वेश्चन डाले गए हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका फ्लो बना रहे। और अगली क्लास में हम अपना नया टॉपिक करेंगे, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था वो वाला चैप्टर हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वेबसाइट पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।